मूवी के शुरू में हम माइकल को देखते हैं जो नेवी में पहले कमांडो था। माइकल अपने लंगोटिया यार रसेल और गेब के साथ मिलकर के बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहा है। इनको बैंक लूटने का काम एक रशियन माफिया ने दिया है जिनके बॉस को पुलिस ने पकड़ लिया है और जिस बैंक को लूटने के लिए इनको कहा गया है उसके एक सेफ में इनके लीडर की सारी इन्फॉर्मेशन है। इसलिए ये माफिया गैंग चाहती है कि उनके लीडर की इन्फॉर्मेशन कहीं पुलिस के हाथ न लग जाए। लेकिन ये काम माइकल की गैंग के लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्हें इस काम को अंजाम देने के लिए और भी आदमी चाहिए। अब इसके लिए माइकल ने 2 करप्ट पुलिस वालों को अपने गिरोह में शामिल किया है जिनमें एक का नाम मार्कस और एक का नाम जॉर्ज है। ये पुलिस वाले भी माइकल का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम एरिना नाम की एक औरत को देखते हैं। ये औरत भी एक माफिया गैंग की लीडर है। इसी के हस्बैंड को पुलिस ने पकड़ रखा है। एरिना एक बहुत ही खतरनाक और डेंजर औरत है। इसकी डिक्शनरी में माफी नाम का कोई भी वर्ड नहीं है। इसकी गैंग का कोई आदमी अगर गलती करता है तो ये उसे इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर कर देती है, यानी उसे दर्दनाक और कुत्ते की मौत मार देती है। ये खतरनाक औरत अभी भी एक आदमी को दर्दनाक सजा दे रही है और इसी औरत ने माइकल को बैंक लूटने का काम दिया है। फिर हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम क्रिस है। ये अपनी छोटी सी फैमिली के साथ में रहता है जहाँ पर इसकी वाइफ मिशेल और एक छोटा बच्चा है। तभी हम एक वैन को देखते हैं जिसमें माइकल और उसकी पूरी गैंग है। इन सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे हैं ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। फिर इनकी वैन उसी बैंक के सामने जाकर के रुकती है जिसे ये लूटने वाले हैं। अब ये एक एक करके सभी उस बैंक के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन रसेल पुलिस पर नजर रखने के लिए बाहर ही रुक जाता है। अब ये पूरी गैंग अंदर जाकर के सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं और माइकल मैनेजर के पास में जाकर उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि साले बता लॉकर कहाँ पर है। फिर मैनेजर इन्हें लॉकर रूम में ले जाता है और उस लॉकर को खोलता है जो इन्हें चाहिए था। तभी गेब की नजर यहाँ पर रखे हुए बहुत सारे पैसों पर जाती है जिससे उसकी नीयत खराब हो जाती है। लेकिन माइकल ने बैंक में आने से पहले इन सबको हिदायत दी थी कि हमें पैसों को नहीं लूटना है, हमें सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो लॉकर में है। लेकिन गेब इन सभी बातों को भूलकर बहुत सारे पैसे एक बैग में भरना शुरू कर देता है। उधर उस लॉकर में से वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद माइकल सभी से कहता है कि अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अब ये बाहर निकलते हुए दरवाजे पर एक ग्रेनाइड विस्फोट कर देते हैं और वैन में जाकर के बैठ जाते हैं। बहुत ही आसानी से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाने की वजह से ये सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी नहीं आई थी और सारी चीजें इनके प्लानिंग के मुताबिक जा रही थी। अब जब ये उस वैन को लेकर के आगे बढ़ते हैं तभी उस बैग में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है जिसमें पैसे भरे हुए थे और धुआं इतना ज्यादा निकलता है कि ड्राइवर को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और उनकी वैन एक दूसरी गाड़ी से जाकर के टकरा जाती है। थोड़ी देर में एक के बाद एक करके बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा जाम लग जाता है और इस हादसे की वजह से पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। पुलिस को देख करके ये लोग डर जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियां चलने की वजह से दूसरी गाड़ी के सारे लोग डर के मारे भाग जाते हैं और माइकल की गैंग अलग अलग गाड़ियों में बैठ करके यहाँ से निकल जाती है। फिर माइकल अपनी गैंग के साथ अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद वो दोनों करप्ट पुलिस वाले गेब पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि ये सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हारी वजह से आज हम सभी मारे जाते। तभी माइकल बीच में आकर के इनकी आपस की बहस को खत्म करता है और कहता है कि हम में से कोई भी नहीं मारा गया है और जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है। फिर ये उन सभी गाड़ियों को ब्लास्ट कर देते हैं जिसमें ये बैठ कर के आए थे ताकि कोई भी सबूत बाकी न रहे। फिर ये सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर हम एक दूसरे पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम जेफरी है। ये केस जेफरी को दिया गया है ताकि वो पता लगा सके कि वो लोग बैंक लूटने के लिए क्यों आए थे। फिर वो लॉकर रूम में जाकर के उसी सेफ को देखता है जिसको वो लूट करके ले गए थे। तब वो कहता है कि आखिर वो लोग सिर्फ इसी सेफ को क्यों लूट करके ले गए। तब वो इसका पता लगाने के लिए कहता है कि आखिर ये सेफ है किसका। फिर यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि ये एक रशियन अरबपति दिमित्री का सेफ है। तब जेफरी कहता है कि मुझे उस रशियन अरबपति की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर इस सेफ में क्या था और इसे क्यों लूटा गया है। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो उसी बैंक के अंदर आता है। ये जेफरी के साथ मिलकर इस केस को सुलझाने में लग जाता है। फिर अंदर आकर के ये बैंक के एम्प्लॉय से बात करते हैं। तब ये इन्हें बताते हैं कि वो सारे लोग स्पेनिश बोल रहे थे ताकि हम उनकी बातों को ना समझ सकें कि वो क्या बोल रहे हैं। तभी हम मार्कस और जॉर्ज को देखते हैं जो इस बैंक को लूटने में माइकल के साथ थे और इन दोनों को स्पेनिश अच्छी तरह से आती है। ये दोनों करप्ट पुलिस वाले इस तरीके से रहते हैं ताकि इन पर कोई भी शक ना कर सके। क्रिस अभी नया नया पुलिस में भर्ती हुआ है इसलिए वो मार्कस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस क्रिस से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता और उसकी सारी बातों को अनसुना कर देता है। धीरे धीरे क्रिस को भी ये बात समझ में आ जाती है। तभी हम माइकल को देखते हैं जो उस सेफ बॉक्स को लेकर के एरिना के पास पहुंचता है। एरिना ने माइकल से ये काम करवाने के लिए उसकी वाइफ और बेटी को किडनैप कर लिया था। फिर जब माइकल की वाइफ और बेटे को उसके सामने लाया जाता है तब वो इन्हें देख करके बहुत खुश हो जाता है। फिर एरिना माइकल से कहती है तुम्हारी वाइफ मिशेल मेरी बहन है और तुम्हारा बेटा मेरा भांजा है। ये सुनकर के माइकल चौंक जाता है। फिर एरिना कहती है कि मैं अपनी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। अब माइकल एरिना से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है इसलिए मेरी बीवी और बेटे को अब तुम्हें छोड़ना होगा और तुमने मुझे पैसे देने का भी वादा किया था वो भी देने होंगे। तब एरिना माइकल से कहती है अगर तुम्हें अपनी बीवी बच्चे और पैसा चाहिए तो
तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। इसके लिए तुम्हें एक और चोरी करनी होगी, लेकिन इस बार तुम्हें होमलैंड सिक्योरिटी वालों के पास से चोरी करनी होगी, क्योंकि उन्हीं के पास मेरे हस्बैंड का सारा डेटा है। क्योंकि अगर हमने उस डेटा को वहाँ से नहीं चुराया तो मेरा हस्बैंड कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। इसलिए तुम अपनी गैंग को फिर से जमा करो और वहाँ पर चोरी करने की तैयारी शुरू करो। और अगर तुमने ये काम करने से मना किया तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। तुम कभी भी अपनी बीवी और बच्चे को नहीं देख पाओगे। ये सुनकर के माइकल काफी डर जाता है और एरिना के इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर माइकल यहाँ से बाहर जाता है और अपनी गैंग के सारे लोगों को कॉल करता है और कहता है कि हमें एक और चोरी करनी होगी और वो भी बहुत जल्दी, इसलिए फौरन मुझसे आकर के मिलो। ये सुनकर के वो सभी लोग माइकल के पास आने के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी हम रसल को देखते हैं जो माइकल के पास आने के लिए रवाना होता है। रास्ते में एरिना के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरीके से उसे मारना शुरू कर देते हैं। एरिना रसल की धुलाई इसलिए करवा रही थी ताकि माइकल और उसके साथी ये देख करके डर जाएं और कोई भी इस काम को करने से मना ना कर सके। उधर हम माइकल और उसके साथियों को देखते हैं जो रसल का इंतजार कर रहे थे। तभी वो एक गाड़ी को देखते हैं जो आकर के एक दीवार से टकरा जाती है। फिर ये सभी भाग करके उस गाड़ी के पास जाते हैं और रसल को देख करके चौंक जाते हैं। रसल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। इससे माइकल समझ जाता है कि ये काम एरिना ने किया है और उसे एरिना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रसल की हालत देखकर उसे पता चल जाता है कि ये जिंदा नहीं बचेगा और ये तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत मर जाएगा। तब माइकल अपनी गन निकालता है और रसल को गोली मार देता है, जिससे रसल की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर माइकल सभी को समझाता है कि हमें एरिना और उसकी गैंग से संभल करके रहना होगा और कैसे भी करके इस मिशन को कंप्लीट करना होगा, नहीं तो हम भी ऐसी ही दर्दनाक मौत मारे जाएंगे। तब मार्कस और जॉर्ज माइकल से कहते हैं कि हमें दूसरे पुलिस वालों को भी इन्वॉल्व करना होगा ताकि पुलिस वालों की नजर हमेशा रशियन माफिया पर रहे और इसकी वजह से रशियन माफिया कुछ कर ना सके। अब ये एक 999 की प्लानिंग करते हैं जिसके तहत ये पुलिस वालों को कॉल करके कहेंगे कि एक पुलिस वाला मारा गया है। 999 के तहत शहर की सारी पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच जाएगी जहां पर वो पुलिस वाला मारा गया है। फिर ये अपने मिशन को आसानी से अंजाम दे देंगे। फिर रात में क्रिस जेफरी के पास में जाता है। यहाँ पर क्रिस जेफरी से कहता है कि इस चोरी को हम जितना छोटा समझ रहे हैं ये उतनी छोटी है नहीं और इस गैंग के पीछे भी एक बहुत बड़ी माफिया का हाथ है और हमें इन्हीं चीजों का पता लगाना है। अब मार्कस भी क्रिस का साथ देना शुरू कर देता है और अगले दिन ये कुछ छोटे मोटे गैंगस्टर्स के पास पहुँचते हैं। अब ये उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर क्रिस को इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता चलता है। अब ये शहर की सारी पुलिस को जमा करके उस जगह पर जाकर के रेड मार देते हैं, लेकिन उन लोगों को इस चीज की पहले ही खबर हो चुकी थी, इसलिए वो पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। क्रिस बहुत सारे पुलिस वालों के साथ जाकर वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो लोग भी इन पर जबरदस्त गोलीबारी करते हैं। इस गैंग की टीम के लीडर का नाम लुइस है जो इस शहर का सबसे खतरनाक और डेंजर आदमी है। अब यहाँ पर बहुत देर तक गोलियां चलती रहती है। तभी एक गोली आकर के क्रिस को लग जाती है। मार्कस क्रिस को गोली मारने वाले को देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। बहुत देर तक पीछे भागने के बाद आखिर मार्कस उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हो जाती है। वो गैंगस्टर्स मार्कस को मारने ही वाला था, तभी यहाँ पर क्रिस आ जाता है और उसको गोली मार करके कुत्ते की मौत मार देता है। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो एरिना के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा काम जल्दी ही कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे अपनी वाइफ और बेटे से बात करनी है। तब एरिना माइकल की बात उनसे करवाती है और कहती है कि वो इस वक्त इजराइल में है और इस काम में तुम जितनी देर लगाओगे वो तुमसे उतनी ही दूर जाते जाएंगे। उधर हम गेब को देखते हैं जो अपने भाई की मौत की वजह से नशे में डूबा हुआ था। वो ये फैसला करता है कि वो क्रिस को सब कुछ सच सच बता देगा, इसलिए वो क्रिस के पास जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में मार्कस उसे रोक लेता है। मार्कस ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि गेब क्रिस को ये बातें बताए, क्योंकि मार्कस भी उस बैंक डकैती में शामिल था। मार्कस उसे बाहर ले जाकर के छोड़ देता है। उधर हम जेफरी को देखते हैं जिसे उसकी एक साथी कॉल करके गेब के बारे में बताती है और कहती है कि वो भी कभी एक पुलिस वाला रह चुका है और उसे हमने क्रिस के घर के आसपास घूमते हुए देखा है। जब वो क्रिस का नाम सुनता है तो भागता हुआ क्रिस के घर पर आता है कि कहीं क्रिस पर किसी ने हमला तो नहीं कर दिया, लेकिन जब वो क्रिस को देखता है तो वो एकदम ठीक था। गेब जेफरी को देख करके वहाँ से भाग जाता है। अब ऐसे ही वो दिन आ जाता है जिस दिन इन्हें चोरी करनी है। अब माइकल की पूरी गैंग होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ जा रही है। उधर मार्कस क्रिस को एक दूसरी जगह पर ले जाता है ये कहकर कि हमें एक खबरी मिलने वाला है। मार्कस क्रिस को एक पुराने घर में ले जाता है और खुद वहाँ से साइड हो जाता है। तभी वहाँ पर हम एक गैंगस्टर पिंटो को देखते हैं जो क्रिस को मारने के लिए आया था। इसको मार्कस ने ही बुलाया था क्रिस को मारने के लिए। तभी वहाँ पर गेब आ जाता है और क्रिस से कहता है कि तुम्हें मारने की साजिश रची गई है। तभी वहाँ पर पिंटो आकर के क्रिस पर गोली चला देता है और वो गोली गेब को जाकर के लग जाती है। अब पिंटो वापस से क्रिस को गोली मारता, इससे पहले ही क्रिस उसे मार देता है। अब क्रिस गेब के पास जाता है। गेब उसे और कुछ बताता, इससे पहले ही मार्कस आ जाता है। गेब जैसे ही मार्कस को देखता है ये एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और गेब मारा जाता है, लेकिन मार्कस को भी गोली लग जाती है। अब क्रिस देखता है कि कहीं मार्कस की मौत न हो जाए, इसीलिए वो पुलिस वालों को खबर करके 999 कोड को एक्टिवेट कर देता है। उधर माइकल की गैंग को इससे मौका मिल जाता है उस बिल्डिंग के अंदर जाने का। उधर जेफरी को पता चलता है कि क्रिस ने 999 कोड को
एक्टिवेट कर दिया है। उसे लगता है कि शायद क्रिस पर हमला कर दिया गया है, इसलिए वो क्रिस की लोकेशन की तरफ भागता है। उधर हम माइकल और जॉर्ज को देखते हैं जो उस बिल्डिंग के अंदर घुस चुके थे। वो बगैर किसी रुकावट के उन सारी फाइलों को चुरा लेते हैं और बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। अब माइकल ये सारी फाइलें लेकर के एरिना के पास पहुंचता है और फाइलें उसे देते हुए कहता है कि अब मुझे मेरे बीवी बच्चे और पैसे चाहिए। तब एरिना उसे कुछ पैसे दे देती है, लेकिन उसकी बीवी और बेटे को देने से मना कर देती है। इस पर माइकल को गुस्सा आ जाता है। वो एरिना पर हमला करता है। इससे पहले ही एरिना के आदमी उस पर हमला कर देते हैं और उसकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। फिर माइकल एरिना को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये मेरी बीवी और बच्चे को दे देना। माइकल ने उस गिफ्ट के अंदर बॉम्ब रख दिया था। जब एरिना अपने आदमियों के साथ उस गिफ्ट को लेकर के जाती है, तभी माइकल रिमोट के बटन को दबा देता है, जिससे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और एरिना अपने आदमियों के साथ कुत्ते की मौत मारी जाती है। उन्हें मारने के बाद माइकल वो सारे पैसे लेकर के जॉर्ज के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि हमें सारे पैसे मिल चुके हैं। पैसों को देख करके जॉर्ज के मन में लालच आ जाता है और वो माइकल को गोली मार देता है। उधर मार्कस गोली लगने की वजह से कोमा में जा चुका है और क्रिस अभी भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ है। जब वो पिंटो के सामान को चेक करता है तो उसे एक पर्ची मिलती है और उस पर उसी जगह का एड्रेस लिखा हुआ था जहाँ पर पिंटो ने क्रिस पर हमला किया था और उस जगह पर मार्कस ही उसे लेकर के गया था। इससे क्रिस को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ मार्कस की प्लानिंग थी। उसी ने पिंटो को उसे मारने के लिए बुलाया था। तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और क्रिस को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। जब क्रिस उसके साथ जाने लगता है तभी जेफरी का कॉल आता है क्रिस के पास। जेफरी उसे कहता है कि जॉर्ज भी उस बैंक डकैती में शामिल था। इससे क्रिस समझ जाता है कि जॉर्ज उसे मारने के लिए आया है। अब ये दोनों यहाँ से बाहर जाकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन उसी गाड़ी में पीछे की सीट पर जेफरी छुपा हुआ था। अब जॉर्ज क्रिस को मारता, इससे पहले ही जेफरी जॉर्ज को गोली मार देता है, लेकिन जॉर्ज भी जेफरी पर गोली चला देता है। तभी क्रिस 999 कोड को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो जेफरी को बचा सके। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी 999 यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।